नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात, बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से बहुत तेजी से हम गिरे, फिर रिकवरी आई, या फिर से आप देख सकते हैं निफ्टी 9300 के नीचे आ गया है। तो काफी उथल पुथल है। ट्रेडर्स के लिए पोजीशन लेना और होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया है आज के दिन। मिड कैप्स पे अभी दबाव है, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी को हमने रिकवर होते हुए देखा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो फार्मा, पावर, मेटल, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है। और फार्मा में खास तौर पे चूंकि दो कंपनीज के खिलाफ यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस आए, उसका असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वहीं रेरा लागू हुआ है 1 मई से, और उसके बाद रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस एक और सेगमेंट है जहां पर उछाल है। और मई में एक नई बात खासतौर पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी होती हुई नजर आई है कि अब हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बदलने वाले हैं, तो उसका फायदा शायद मिल रहा है। ट्रेडर्स लेकिन क्या कर रहे हैं, देखिए इस उतार चढ़ाव के बीच में ट्रेडर्स नेट कॉल राइटिंग कर रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ 9300, 9400, 9500 हर लेवल पर कॉल राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ऊपर की तरफ थोड़ी एक रुकावट है, ऐसा लगता है। और यही वजह है कि शायद 9300 के ऊपर बाजार टिकने की पूरी कोशिश कर रहा है और बार बार दबाव के घेरे में आ रहा है। 90 to 95 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। अगर आप सेंसेक्स की चाल भी देखें तो ये दिन के हाई से काफी हल्का हुआ है। इनफैक्ट इस समय आप 37 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड देखेंगे। मिड कैप इंडेक्स जो कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की, वहां पर भी बिकवाली हावी होती हुई 10 पॉइंट गवा चुका है ये इंडेक्स। और बैंक निफ्टी अब 57 अंकों की गिरावट दिखाता है, यानी कि दिन के लोज के आसपास फिर से ये इंडेक्स दिखने लगा है। तो आज हमारी नजर कहां होगी? कंसाई नेरोलैक के नतीजों पर कंपनी के एमडी एचएम भरूका जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा कल फेडरल रिजर्व की बैठक है, तो इसका नतीजा आएगा। आज और कल 2 दिन की बैठक है, इस पर बात करेंगे डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव से। साथ ही कल आएंगे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, तो क्या है हमारे अनुमान, ये भी जानेंगे, आपको पोल बताएंगे। मार्केट एक्सपर्ट निपुण मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ अपनी राय देने के लिए, और रोज की तरह कुछ ही देर में आपको बताएंगे कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट। 3 बजे हर रोज की तरह होंगे 4 दिग्गजों के निफ्टी कॉल, और 3:15 पर लेकर आएंगे बीटीएसटी या एसटीबीटी। लेकिन देख लेते हैं भारतीय बाजारों को क्या नीचे खींच रहा है, दबाव के घेरे में कौन से काउंटर्स है और कहां पर ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। पहले लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दिग्गजों में आप देखेंगे टाटा मोटर्स के डीवीआर में अच्छी खासी गिरावट, अंबुजा नंबर्स के बाद पिटता हुआ 6.5 रुपए का डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लुपिन, ऑरबिंदो फार्मा जैसे फार्मा कंपनियों की ओर से दबाव है, और टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल है जो काफी कमजोर है। हालांकि बैंक पर भी आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 बैंक है जहां पर जबरदस्त तेजी हुई है, और ये तीनों छोटे प्राइवेट बैंक है। डीसीबी, फेडरल, कर्नाटका बैंक, इन सब में आप देखिए काफी तगड़ी चाल तेजी की बनती हुई। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी कुछ रुझान है खरीदारी का। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जीआईसी, डीएचएफएल के भी परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तेजी की ही पोजीशन आती हुई आज। रियल एस्टेट रेरा के लागू होने के चलते यहां पर हमने देखा है काफी थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, इंडिया बुल्स, रियल जैसे काउंटर्स में लोगों ने आज खरीदारी की है। और तेल कंपनियों में एक और जहां पर ओएनजीसी पर सुबह से तेजी का कॉल बना है, एचपी, बीपी में भी हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी आती हुई। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ देखने को जरूर मिली है, वरना ऊपरी लेवल्स पर बाजार पे कुछ प्रेशर बनता हुआ। और आइए सबसे पहले आपको आज जो चार्ट दिखा रहे हैं हम, वो है इंडिया विक्स। दरअसल इस समय जो एक बहुत ही क्लियर कॉल नजर आ रही है वो ये कि बाजार में उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी आगे जाकर बढ़ सकता है, और उस वोलेटिलिटी को मापने का ये पैमाना होता है इंडिया विक्स, जो तय होता है ऑप्शंस के प्रीमियम को देखते हुए। तो हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि बहुत ही एग्रेसिवली ऑप्शन राइटिंग हो रही है, जिसके चलते प्रीमियम काफी कम हो गए हैं, और ये विक्स जो है आपको काफी नीचे नजर आ रही है। अब इस वक्त आप ये जो लाइन देख रहे हैं नीचे की तरफ, आप देखिए 2008 से लेकर अब तक जो लोज बने हैं वो करीब 11 का आंकड़ा आपको दिखाई देगा इंडिया विक्स के लिहाज से, जहां पर आकर के ये बॉटम बनता है। और हमने इनफैक्ट पिछले सेशन में जो क्लोज देखा था वो 11 के नीचे था। आज उछाल आया है, 11.5 के आसपास के लेवल इस वक्त आपको इंडिया विक्स में नजर आ रहे हैं। तो ये जो उछाल देखने को मिल रहा है, तेज उतार चढ़ाव बाजार में दिख रहा है, वो दरअसल कहीं ना कहीं इसकी वजह यही है कि इस समय मार्केट थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं। थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि रिस्क है ही नहीं, रिस्क को कोई वैल्यू नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है। और इसके लिए लगता है कि 4 महीने की काफी अच्छी तेजी के बाद
एक बार बाजार आपको झटका दे सकता है। इंडिया विक्स में जब भी इस तरह से जोर से स्पाइक आता है तो ऐसी स्थिति हम देखते हैं, लेकिन ये चार्ट जो आप देख रहे हैं उससे ये अंदाजा लगता है, ये आपके सामने इस वक्त इंट्राडे चार्ट्स हैं, तो पिछले करीब हफ्ते भर के करीब 12.5 के आसपास का एक टॉप है। तो अगर ये इंडिया विक्स उछल के 12.5 के ऊपर निकलता है, उस स्थिति में बाजार में आपको शायद बड़ी उथल पुथल नजर आ सकती है। तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं या फ्यूचर्स ट्रेडर हैं तो इंडिया विक्स के आंकड़े पर जरूर नजर रखिएगा अगले कुछ दिनों के लिए। निफ्टी की तरफ रुख करें और निफ्टी पे हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल जो हमने आपको बताया था पिछले सेशन में। देखिए वो कैसे सटीक तौर पे साबित हो रहा है। हमने ये लकीर नीचे खींची थी पिछले सेशन में, आपको याद होगा, और आज यहीं पे सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई है, स्विंग हाई का सपोर्ट था 9275 के आसपास, और उसी के आसपास से मार्केट आज घूमने में कामयाब रहा है। इसके नीचे अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक गैप इंट्राडे में दिखाई दिया है, तो ये अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जो करीब 9250 से 9230 के बीच में नजर आएगा। तो ये एक और सपोर्ट जोन है। एक तरफ ऊपर से देखिए दबाव बन रहा है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आ रही हैं, इस फ्लैग में से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये सारे संकेत हैं कि बाजार दबाव में है, लेकिन नीचे सपोर्ट भी है। तो बड़ी उतार चढ़ाव या दोनों तरफ की स्विंग आपको दिख सकती है जब तक कि बाजार इस रेंज से बाहर ना निकल जाए, यानी 9370 के ऊपर अगर निकल जाए तो फिर शायद तेजी का नया लेग शुरू हो सकता है, या फिर नीचे की तरफ अगर इस गैप को तोड़ते हुए हम नीचे आ जाते हैं 9250 के नीचे और तेज गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर आपको शायद नीचे की गिरावट दिखनी शुरू होगी। तब तक आप बीच में बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक, जैसे कि हम आपको इंटरेस्टिंग चार्ट्स दिखाने की कोशिश करते हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यह है वो स्टॉक जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, और ये आपके सामने इस समय इसके वीकली चार्ट हैं। यहां पर आप देखिए नवंबर दिसंबर के दौरान 425 के आसपास इस स्टॉक ने बेस बनाया, और वहां से जो तेजी दिखी करीब 600 रुपए के आसपास हम पहुंचे थे। इसके बाद ये वीकली चार्ट्स हैं, और यहां पर आप ये जो फ्लैग बना हुआ देख रहे हैं, इसको थोड़ा और आपके लिए एक्सपेंड करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कुल 7 वीकली कैंडल्स हैं जो इस रेंज के अंदर है, कंसोलिडेशन जोन में है। और उसके बाद आज हफ्ते का पहला दिन है, ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ही खुला है, ऊपर ही आपको बॉडी बनती हुई नजर आ रही है, और एक अच्छी क्लोजिंग अगर दिखाई देती है एक स्ट्रांग बॉडी के साथ, तो शायद यहां पर ब्रेकआउट कंफर्म होगा। 600 के ऊपर निकल चुका है, तो एक तरीके से ये ब्रेकआउट तो आपको दिखा ही रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जितना आपको एक अच्छा क्लोज देखने को मिले। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्टॉक है जो इस रेंज से फिलहाल बाहर निकलता हुआ, और आपको यहां पर करीबन 585 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ तेजी का ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब ये तेजी बनती हुई नजर आई है, और ऐसी स्थिति में आपको यहां से एक अच्छा मुनाफा ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट जिस पर आज हमारी नजर है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा है? फियर एंड ग्रीड मीटर जो आपको बताता है कि कुल मिलाकर बाजार में क्या हो रहा है, और आज देखिए 51 करीब 50-50 का मूड है, ना तेजी ना मंदी बाजार में। जहां कुछ स्टॉक्स पे, कुछ सेक्टर्स में हम गिरावट देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सिलेक्टिवली खासतौर पे नतीजों के चलते खरीदारी का मूड भी है। इस बीच क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव विसा बने हुए हैं। गौरव, ऐसे ढेरों स्टॉक्स है जहां पर हम देख रहे हैं पोजीशंस अब हल्की होना शुरू हो गई हैं। इसमें इनफैक्ट जो सुबह में काउंटर्स पिट रहे थे उनमें मार अब बस गहरी होती हुई दिखाई दे रही। मिसाल के तौर पर उज्जीवन 6% नीचे, ओपन इंटरेस्ट में आप देखेंगे बदलाव करीब 24% तक का। क्या अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, जब तक ये 360 के नीचे है, पॉसिबिलिटी एक बार 350 से 348 के लेवल एक बार टेस्ट कर सकता है वीकनेस। और आपने अभी सही कहा कि काफी एग्रेसिव में शॉर्ट्स बने हैं, तो एक उछाल का वेट कीजिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतने फेवरेबल नहीं है। अगर आपको 358 359 के अगर मिलता है स्पॉट के करीब मैं बोल रहा हूँ, तो आप सेल कर सकते हैं। 62 का स्टॉप लॉस होगा और 350 में नीचे के लेवल्स होंगे। ओके, 350 होल्ड करना इंपॉर्टेंट है इस काउंटर के लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस में भले ही ये बैंड में हो, स्टॉक में अच्छी खासी हरकत उभर कर आई है। तेजी की पोजीशंस बन रही हैं, या फिर जो पहले शॉर्ट्स थे वो कवर हो रहे हैं। कैसे समझे इस ट्रेड को, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एडिशन अभी भी करीब करीब या फिर ओपन इंटरेस्ट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 8% तक का, और स्टॉक है 4% ऊपर।
इसमें शॉर्ट कवरिंग ही हो रही है, तो यहाँ पे एक उछाल पॉसिबल है। 110 से अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, क्रूशियल सपोर्ट बनता है, उसको आप रख के एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि वापस 120 से 122 के लेवल टेस्ट करेगा। तो थोड़ा भी अगर 1 या 2 रुपए की डिप अगर आती है तो आप कैश में इसको ले सकते हैं। और डीसीबी में क्या करेंगे कि अभी खरीदारी की जा सकती है? जी नहीं, हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी कि एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हो सकता है कि मोमेंटम में स्टॉक नया हाई मार रहा है तो एक और 2-3% का उछाल देखने मिले, लेकिन यहाँ पे प्रूडेंट यही होगा कि मार्केट से बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं लग रहे हैं, तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। दूसरे कोई काउंटर जहाँ पे दिखता है मोमेंटम है वहां पे आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, तो आप फिलहाल यहाँ से मुनाफा वसूल करने की राय दे रहे हैं। बहुत ज्यादा लंबा रुकने के मूड में फिलहाल गौरव नजर नहीं आते। बाजार इस बीच अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी हल्का सा कमजोर है, लेकिन निफ्टी संभलता हुआ। सबसे ज्यादा जो पोजीशंस बनती हुई हम देख रहे हैं कुछ काउंटर्स पे, उन पे हमारी नजर है और हम देख रहे हैं अशोक लेलैंड नतीजों के यानी बिक्री के आंकड़ों के बाद लगातार कमजोर होता हुआ अच्छा शॉर्ट बिल्डअप कहा जा सकता है। गौरव, क्या लगता है आपको मंदी करने की राय है? जी बिल्कुल नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे 81 ऐसा एक सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से पिछली बार भी एक अग्रेसिव शॉर्ट कवर देखने मिली थी और तकरीबन 82-83 से स्टॉक घूम के 88-89 तक चला गया था, नॉट रॉन्ग। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप अग्रेसिव लॉन्ग्स मत कीजिए, लेकिन अगर कल आज के क्लोजिंग 81 के ऊपर आती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में वापस एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने मिले। ये एक ही दिन के शॉर्ट्स हैं, तो मुझे लगता है कोई अच्छी खासी इसमें कवरिंग देखने मिल सकती है और 85-86 से स्टॉक जा सकते हैं। ओके, अगला स्टॉक जिस पर नजर है वो है कर्नाटका बैंक। काफी जबरदस्त लॉन्ग बन रहे हैं इस काउंटर पे। गौरव, क्या कहते हैं आप? ये काफी ऊपरी लेवल्स पे है और हमने अपने क्लाइंट्स को काफी निचले लेवल्स पे सलाह दी थी, लेकिन अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड करना है तो 166 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में 175 एक बार टेस्ट कर सकते हैं। जहां पर रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कुछ काउंटर्स हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स जैसे, जिनमें खरीदारी हो रही है। HDIL पिट रहा है, इधर क्या पोजीशन आप लेना पसंद करेंगे? देखिए टेम्पररी इसमें गिरावट आई है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर आपने देखा था कि 1-2 दिन पहले इंडिया बुल्स में आपको देखने मिली थी 160 वाला 150 हुआ था। सेम विथ DLF 200 या 200 थोड़ा ऊपर था, उससे 185-186 तक हुआ था। तो यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। अगर नीचे आता भी है तो 86 के करीब अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं। 85-84 आपका स्टॉप लॉस होगा। ये वापस एक बार 92 से 94 लेवल दिखा सकते हैं। ओके, वक्त है गौरव फिलहाल आपसे इजाजत लेने का। कोई डिस्क्लोजर्स? जो भी स्ट्रेटजीज या स्टॉक्स डिस्कस किए गए हैं उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत होल्डिंग नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि हमने अपने क्लाइंट्स को इन पे स्ट्रेटजी या रिकमेंडेशन दी हो। शुक्रिया गौरव आपका। और हमारे साथ अब 2 नए एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, प्रकाश दीवान और रजत बोस। स्वागत है आपका एक बार फिर। इस वक्त देखिए बाजार 9360, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश, मिड कैप भी पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट ब्रेथ लगातार कमजोर बनी हुई है। 3,40,000 करोड़ की तरफ कुल कारोबार बढ़ता हुआ। आज के ट्रेड में अगर आप देखें तो खास तौर पे जिन स्टॉक से मदद मिल रही है निफ्टी के लिहाज से, मारुति एक अहम स्टॉक है जो नए हाईज बनाने में आज कामयाब रहा है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसने मार्केट कैप के लिहाज से HUL को पीछे छोड़ा है, वहां पर हम लगातार मजबूती देख रहे हैं। इसके अलावा इंडेक्स के शेयरों में ONGC लगातार दूसरे दिन काफी जबरदस्त परफॉर्म करते हुए, HDFC से भी पूरी मदद मिल रही है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में BPCL रोजाना दाम बढ़ने की खबर का असर यहां भी देखा जा रहा है। तो काफी सारे ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार को थामे रखा है फिलहाल। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स, DVR, अंबुजा सीमेंट, पूरा का पूरा सीमेंट पैक, और फार्मा स्टॉक्स औरोबिंदो, सन फार्मा, ये सभी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो यानी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे जबरदस्त तेजी भी हो रही है और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे जबरदस्त मंदी भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रेड किस तरफ करना चाहिए, यह है सवाल। और इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ अल्टामाउंट कैपिटल मैनेजमेंट के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान और रजत के बोस.com के रजत बोस इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजत, बताइए आप किधर ट्रेड कर रहे हैं? लॉन्ग साइड में ट्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये जो रैली है इसमें निफ्टी आज के दिन 9,269 तक जाके फिर से बाउंस करके ऊपर चल दिया है। जब तक ये 9,250 मतलब 9,251
और नीचे 9,200 के आसपास जो पुरानी जो गैप है 5 दिन पहले जो गैप बना था, वो गैप जब तक फिल नहीं होता तब तक कोई खास बेयरिशनेस की पॉसिबिलिटीज दिखना ही नहीं चाहिए। और ऐसी बात और एक बात भी है, ये रैली जब तक लिक्विडिटी चलता रहेगा, ये रैली चलता रहेगा। थोड़ा सा डीप अगर मिले तो उसमें खरीदारी करते रहिए। वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच्ड है, वो आर्गुमेंट ठीक है, लेकिन जब लिक्विडिटी पैरामाउंट होता है तो वैल्यूएशन थोड़ा बैक सीट ले लेता है। इसीलिए नीचे की लेवल पे खरीदारी करते चलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाइए, लेकिन बाई ही करिए। ओके, तेजी की पोजीशन लेना बेस्ट है इस स्पेस में, लेकिन जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है आज, पहले छोटे बैंक्स और स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, डीसीबी, कर्नाटका फेडरल बैंक के नंबर्स पर हमने देखा काफी जोश आया। डीसीबी के नंबर्स तो काफी पहले आ गए थे, उस पर आपकी क्या राय बनती हुई दिखाई देगी? स्पीच एक और डेवलपमेंट आती हुई, स्पेशलिटी कारोबार लिबर्टी हाउस को बेचा, ये टाटा स्टील की ओर से इनफैक्ट अपडेट है। अब देखना होगा किस वैल्यूएशन पर ये डील होती हुई दिखाई दी है। 10 करोड़ पाउंड में हिस्सेदारी बिकने की खबर आती हुई दिखाई दे रही है। टाटा स्टील आपके सामने हल्की सी नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ। पहले इस पर एक राय दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके अपने एसेट्स को हल्का कर रहे हैं, जो कंपनी का पहले भी प्लान था। जी जी बिल्कुल। नहीं तो इसमें जो मसला जो था वो था कि पेंशन लायबिलिटी का कौन भार संभालेगा, और कहीं ना कहीं वो यूनियन के साथ जो वार्तालाप चल रहा था उसमें हो सकता है कोई सुलह निकली हो। मेरी समझ में दिस इज अगेन वर्क इन प्रोग्रेस, और टाटा स्टील में जो कुछ समय से एक इंटरेस्ट कम हो गया था वो वापस आ जाएगा, और लेवल्स इस टाइप के हैं कि यहां से बढ़ना वापस इसके लिए कोई बहुत मुश्किल बात होगी नहीं। 1000 करोड़ रुपए जो जुटाएंगे अगर ये, तो ये जितना भी पैसा आ रहा है आज, ये राइट ऑफ्स में से एटलीस्ट राइट डाउन जो है इनके वो पूरे हो चुके हैं, तो ये इनफ्लो ही गिना जाएगा। जबकि एसेट की वैल्यू तो बहुत ज्यादा, इन्होंने पैसे भी बहुत ज्यादा चुकाए थे कोरस को, बट आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेंड। इसको ट्रेंड जैसा ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तो काफी भारी एसेट्स बेचने बाकी हैं। जब तक उसमें कोई कुछ सोल्यूशन नहीं आता, आई डोंट थिंक स्टॉक इतनी तरह रिएक्ट बड़े उस पर करेगा, लेकिन ये दिस कुड चेंज द मूड फॉर श्योर। इनफैक्ट इस डील का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, अब वो फाइनली डील होती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल अपडेट आता हुआ कि 10 करोड़ पाउंड में यूके के स्पेशलिटी कारोबार को इन्होंने लिबर्टी हाउस को बेचा है। अब आते हैं मेरे पहले सवाल पर, इन छोटे बैंक्स, छोटे प्राइवेट बैंक्स में क्या पसंद है आपको, और क्या करंट लेवल्स पर भी आप खरीदेंगे? देखिए, बैंक्स में अगर कुछ लेना ही है एट एलिवेटेड लेवल, तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स अभी भी, नो डाउट, एक हमें लगता है रन अप बहुत अच्छा अप्रैल की सीरीज में आ चुका है और काफी बढ़त आई। मुझे अभी भी लगता है पीएसयू बैंक्स में बहुत वैल्यू है, और उसका रीजन ये है कि सरकार की जो ओनरशिप है, कहीं ना कहीं सरकार ने एक चीज का मंतव्य ये मन मानना शुरू कर लिया है बनाना कि अगर हमारी ओनरशिप 50%, 51% से नीचे भी आती है तो बहुत अलग तरीके हैं जिससे कंट्रोल किया जा सकता है बैंकिंग सिस्टम को। तो वो घटा के कंसोलिडेशन का जो दौर है उसको ये कायम करेंगे। तो मेरे हिसाब से छोटे बैंक्स में, मिड साइज पीएसयू बैंक्स में आप देखें, खासकर इलाहाबाद बैंक है, ओबीसी है, वहां पे जो गुंजाइश है अपसाइड की, एक इंडियन ओवरसीज बैंक करके है जिसकी क्वालिटिव एसेट्स पे आप ना जाइए, क्योंकि क्वालिटिव एसेट तो हर एक की गड़बड़ाहट वाली है ही है, बट इसमें 80% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, एफआईज डीआईआईज का भी पैसा है, हार्डली देयर इज एनीथिंग इन पब्लिक। तो ये बहुत जल्दी सोल्यूशन इसमें निकल आएंगे। तो जो कंसोलिडेशन होगा वो छोटे बैंक्स में से होगा। मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल बैंक और कैनरा बैंक का विलय किसी के दिमाग में है, बट इलाहाबाद बैंक का किसी और के साथ, देना बैंक का, इंडियन ओवरसीज बैंक का, यस संभव है और इट मेक्स सेंस ऑल्सो। सो आई थिंक यू शुड लुक एट दैट। वहां पे अच्छी खासी एक अगले 6-12 महीने के लिए जो है वैल्यू अनलॉकिंग की गुंजाइश है। ओके, अगर आप देखें इसके अलावा कुछ स्टॉक्स पे नजर डालें तो रिलायंस डिफेंस काफी तगड़ी लॉन्ग पोजीशन आज बनती हुई नजर आई है। जिस तरह से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि ये सीडीआर से बाहर आ गया है, तो सीडीआर से बाहर आना प्रकाश कितनी अहम खबर होती है और इसकी वजह से क्या और इजाफा हो सकता है? अब सीडीआर से बाहर आने के बाद होता ही है कि जो ओवरहैंग है, जो इक्विटी का आपका जो डाइल्यूशन का जो पोटेंशियल है वो खत्म हो गया कि इससे ज्यादा अब कुछ वो होगा नहीं और कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। बट मुझे जहां तक लगता है ये जो डिफेंस टाइप के जो बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं पृथ्वी, उसमें काफी हद तक कैपिटल इंटेंसिटी रहती है, इसमें इतनी लागत लगती है पैसे की, और एग्जीक्यूशन का समय जो है वो बहुत लंबा होता है। जब तक आप एक कोई फ्रिगेट है, कोई बोट
ऑर्डर के हिसाब से बनाए तो उसको कम से कम 18-24 महीने लग जाते हैं, तो रियलाइजेशन आते काफी टाइम लगता है। तो इस टाइप की कंपनीज में बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना कि सीडीआर से निकलते ही कोई बेनिफिट हो जाएगा इनको, आई हैव सर्टेन डाउट्स, और मुझे इनकी एग्जीक्यूशन पे ऐसे भी बहुत अभी इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है। तो आई वुड टेक द न्यूज एज गुड न्यूज, बट इस पे कोई बाइंग का रिकमेंडेशन तो नहीं बनता है। तेजी की राय नहीं है, खरीदारी की सलाह फिलहाल आपको प्रकाश नहीं देंगे। लेकिन फेडरल रिजर्व की कल बैठक का नतीजा आएगा और उस पर बाजार की नजर होगी। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार फेड कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन वो जो भी कुछ कहते हैं उनके बयानों में, कमेंट्री में काफी कुछ देखने की कोशिश बाजार करता है। राधिका राव हमारे साथ जुड़ रही हैं, डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट। राधिका, अगर आप देखें तो जीडीपी के आंकड़े कमजोर आए हैं और इसके अलावा कुछ और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी जो कल निकल कर आया वो भी काफी कमजोर है। अमेरिका की इकोनॉमी दरअसल अब कुछ कमजोर आंकड़े दिखा रही है। इसका क्या फर्क आपको लगता है फेड के मूड पे पड़ेगा? हाय, गुड आफ्टरनून। आई थिंक हमारा जो इन हाउस व्यू यही है कि जो फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स होते हैं उन पे हम ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। इनफैक्ट आप देखें तो पिछले 5-6 सालों से जो जीडीपी होता है फर्स्ट क्वार्टर का वो काफी वीक रहता है, तो हम उसमें ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। इसलिए हमें नहीं लगता कि कल की जो बैठक होगी उन पे ज्यादा बात होगी इसके ऊपर कि स्लो पैच है और इसकी वजह से रेट हाइक्स कम होने चाहिए। इनफैक्ट हमें लगता है दूसरे जो भी आएंगे नेक्स्ट फ्राइडे को जॉब नंबर्स भी आने वाले हैं, उसको भी फैक्टर इन किया जाएगा। हमें नहीं लगता कि इकोनॉमी के व्यू पे उनका कोई चेंज होगा। इनफैक्ट हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन यही है कि फेड और हाइक कर सकते हैं इस साल 2 या 3 बार, तो वो आर्ग्यूमेंट बना रहता है। तो मेनली आई थिंक नजर रहेगा कि यही कि फर्स्ट क्वार्टर का जो लेस देन 1% आया है, बाकी 3 क्वार्टर में हमें लगता है कि वो 2% के ऊपर जाएगा। और अगर जो ट्रम्प इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने वो फिस्कल स्टिमुलस और भी हुआ तो इससे भी ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन उसके बजाय भी कंजम्पशन में और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में इतना मोमेंटम है कि 2% के ऊपर जाएगा बाकी 3 क्वार्टर का। तो आप ये मान रही हैं कि आगे फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा इस साल? कितना रेट बढ़ा सकता है और कब आप उम्मीद कर रही हैं कि ये रेट हाइक होगी? हमारे जो यूएस इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि और 2 या 3 बार रेट हाइक हो सकते हैं इस साल। तो रफली अब बोले तो एवरी क्वार्टर वंस। तो जब उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करते हैं तभी यूजुअली होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रेट हाइक हम कह रहे हैं, अगर हम उनका पास्ट रेट हाइक साइकिल देखें तो यूजुअली एवरी मीटिंग पे करते थे और काफी अग्रेसिव हुआ करता था। लेकिन इस बार क्योंकि अभी ग्रोथ वापस आ रहा है, अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी है मार्केट में और ये भी फेड का भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है ग्रोथ इन्फ्लेशन के ऊपर, तो और हाई टाइप रेट हाइक्स स्कोप है। लेकिन फिर भी आई थिंक वो काफी क्लियर है इसके बारे में कहने के लिए कि ये टाइटनिंग के तौर पे नहीं देखना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के तौर पे देखना चाहिए। और जो जॉब के नंबर आप देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी 4.5% पे था, तो इसलिए जो फ्राइडे का जॉब नंबर होगा अगर वो वीक भी निकला फिर भी आई डोंट थिंक कोई पैनिक करने की। मार्केट आपने देखा तो फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी जो नंबर्स आए थे, मार्केट काफी पॉजिटिवली लिया है उसने। तो इवन जो फ्राइडे के नंबर्स आएंगे थोड़े कम आए फिर भी अगर आप गोइंग टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे नहीं हो सकता कि काफी स्ट्रांग पेरोल नंबर निकलता रहे। तो इसलिए वो भी आई थिंक मार्केट डाइजेस्ट कर पाएंगे और इसलिए हमारा मानना है कि अभी जो नॉर्मलाइजेशन साइकिल है वो खत्म नहीं हुआ है और 2-3 कल की मीटिंग में तो कुछ निकलना नहीं है ऐसा लग रहा है। आज और कल की मीटिंग में क्या ये नॉन इवेंट होगा या इसमें स्टेटमेंट में कुछ ऐसा होगा जहां आप नजर रखेंगे? आई थिंक रेट आउटलुक के पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि नॉन इवेंट होगा, लेकिन जिस पर ध्यान दिया जाएगा ये है कि उनका इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया जो प्रेस रिलीज निकलता है उसके बाद कि हमें इकोनॉमी पे कोई बेरिशनेस है, या अगर वो स्टेटस को बनाए रखते हैं तो हमें नहीं लगता कि एक मेजर इवेंट होगा मार्केट्स के लिए। इमीडिएटली शिफ्ट होगा उसके बाद कि फ्राइडे के नंबर्स कैसे निकलेंगे पेरोल के। ओके, लेकिन एक आखिरी सवाल राधिका, आप देखिए तो इस बीच यूएस में बॉन्ड यील्ड्स को हमने लगातार घटते हुए देखा है, तो वहां का बॉन्ड मार्केट शायद इतना हॉकिश नहीं है जितनी की आपकी कमेंट्री।
एब्सोल्युटली। आई थिंक वहां पे आप देखें तो 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो उन्होंने जो पहले जो प्रॉमिस, अभी देखिए फर्स्ट क्वार्टर में 1-2 महीने पूरे मार्केट काफी बुलिश थे। एक तो पहली बात है कि उन्होंने उनके जो कमेंट्स थे गवर्नमेंट के कि टैक्स कट किए जाएंगे और जो फिस्कल प्लान्स है वो सब अनाउंस किए जाएंगे। प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड भी था पहले, लेकिन बहुत सारे प्रोमिसेस को बैकअप नहीं कर पाए हैं वो बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। सो इसकी वजह से भी थोड़ा पेसिमिज्म है। फिर आप देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहे थे, तो वो जो पुल बैक हुआ है बॉन्ड यील्ड्स में वो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है। और उन्होंने जो डॉलर स्ट्रेंथ भी बना रहा था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे कहा कि हमें डॉलर स्ट्रेंथ पे ज्यादा वी डोंट वांट टू सी इट स्ट्रांग बिकॉज कंपैरेटिव रीजंस के लिए मोर इतना स्ट्रांग होना नहीं चाहिए। तो वो सब कमेंट्स को लॉट ऑफ होस्ट ऑफ फैक्टर्स हमें लगता है जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड नीचे गए हैं। लेकिन हम 2.3 लेवल काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हमारे जो फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि 2.2-2.3 के बीच में फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन कोई रिस्क अवर्जन बना तो 2% एक मेजर लेवल है वॉच करने के लिए। ओके, शुक्रिया आपका राधिका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल 2.3334 के आसपास हमने देखा है बॉन्ड यील्ड को, और अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन का मूड देखें तो 2.2 के भी नीचे अमेरिका की 10 साल की यील्ड चली गई थी। तो वहां से धीरे धीरे अब रिकवर होती हुई शायद नजर आ रही है। जैसे कि राधिका कह रही है कि उम्मीद यही है कि आगे रेट हाइक होगी, और उनका तो अनुमान 3 रेट हाइक का है, जबकि मार्केट में कंसेंसस इस साल 2 बार रेट बढ़ाए जाने का ही है। लेंगे यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर लेंगे निफ्टी पर कॉल। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब निफ्टी पे कॉल लेने का वक्त करीब आ चुका है। 9310 9300 के ऊपर टिकने में निफ्टी कामयाब होता हुआ दिख रहा है फिलहाल। क्या यही क्लोजिंग होगी? क्या आपको तेजी करनी चाहिए? दुनिया के बाजारों का रुख एक बार देख लें और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स की राय भी हम लेंगे निफ्टी के ऊपर। फिलहाल अगर आप देखें यूरोप का हाल क्या है, कैक, फुत्सी और डैक्स मामूली थोड़ा सा पॉजिटिव है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर फिलहाल। इस बीच एक खबर आ रही है सीक्वेंट साइंटिफिक को लेकर। एनिमल हेल्थ सब्सिडरी के एपीआई यूनिट के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। सीक्वेंट साइंटिफिक स्टॉक फिलहाल आपके सामने करीब 0.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। प्रकाश, कोई व्यू है आपका इस पे? सर, इसमें पिछले साल एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था। एक जाने माने इन्वेस्टर हैं प्रोफेसर, जिन्होंने अच्छा खासा स्टेक बढ़ाया है इसमें। उस टाइम से ये काफी खबरों में रहा और सूची इसमें वो सुर्खियों में रहा, लेकिन फंडामेंटली इसमें जो चेंजेस आने उसको तो समय लगेगा। पर ये स्पेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो वेटनरी एपीआई वाला जो है या वेटनरी सॉल्यूशंस वाला, जिसमें बहुत गिनी चुनी कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में एक्टिव। एक हेस्टर बायोसाइंसेज करके है, एक एस्टेक लाइफ साइंसेज है जो गोदरेज एग्रोवेट के साथ भी जुड़ने के उसमें कोई प्लान सुनने में आए हैं कि आईपीओ एग्रोवेट का आईपीओ ना लाना पड़े और इसके साथ विलय हो जाए। तो इस टाइप की स्पेस में इंटरेस्ट इसलिए कि अगर सरकार एनिमल हस्बेंड्री का आप देखें तो जो नया अभियान शुरू किया है उससे पहली बार एक बजट अनाउंस हुआ है। हमेशा ये होता था कि इसको हम फोकस करेंगे, एजुकेट करेंगे लोगों को, दवाइयों का वितरण करेंगे, बट अब पहली बार इसमें अच्छी खासी लागत लगाई गई है, आइडेंटिफाई की है। और ये जो फार्म इनकम बढ़ाने की जब बात हो रही है तो वो सिर्फ क्रॉप यील्ड से तो बढ़ेगी नहीं। तो डेफिनेटली दिस इज अ स्पेस दैट कैन बी वेरी प्रॉमिसिंग। लेकिन 3 बज चुके हैं, तो आइए निफ्टी कॉल्स देखते हैं। रवि सिंह सबसे पहले कॉल दे रहे हैं, और रवि कह रहे हैं सेल कीजिए 9250 के टारगेट 9345 पर लगाइए एक स्टॉप लॉस। 2 दिनों के लिहाज से है ये निफ्टी की कॉल। वहीं सर्वेंद्र श्रीवास्तव की भी राय आती हुई, और सर्वेंद्र कह रहे हैं निफ्टी में तेजी की पोजीशन आप लेकर रखें। टारगेट पहला 9380 का, दूसरा रहेगा 9400 का, और अगले 1 से 2 दिनों में लेवल्स अचीव होंगे। स्टॉप लॉस 9244 पर रखने की सलाह है। रजत बोस हमारे साथ है। रजत, बताइए आपकी क्या सलाह होगी? ये मैं खरीदारी का सलाह दूंगा, लेकिन करंट भाव में नहीं, थोड़ी सी गिरावट आए तो लीजिए, और 9240 का स्टॉप लगाइए, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जो गैप है 9251 पे, वो गैप से कुछ सपोर्ट मिलेगा। और ऊपर में 9340 का टारगेट दे रहे हैं। ये कल दिस इज एन ओवरनाइट ट्रेड, वो 1-2 दिन कुछ नहीं है, वो कल सुबह तक 9340 पहुंच जाना चाहिए। ओके, वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब बताइए।
आफ्टरनून प्रदीप, मैं भी बाय करने की सलाह दूंगा। 9250 का स्टॉप लॉस और 9370 का टारगेट मुझे लगता है कल तक ही आना चाहिए। ओके, तो ज्यादातर जानकार कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन आप रखें तो बेहतर रहेगा। इस बीच नंबर्स पर फोकस करते हैं। कंसाई नेरोलैक के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी का मुनाफा हमने देखा, इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम जरूर था। 535 करोड़ की एक मुश्त यहां पर नंबर देखने को मिला है, और अगर आप प्रॉफिट के फिगर को देखें वो 116 करोड़ पर आया। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट 17% के आसपास मार्जिन्स रहे हैं। हमारे साथ है कंपनी के एमडी HM भरूका। भरूका साहब, ये जो 535 का एक्सेप्शनल आइटम है कहां से आया, अगर उसकी जानकारी हमें पहले दे सके। देखिए, लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने एक चेन्नई में लैंड बेची थी, तो उसका जो मुनाफा हुआ था वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट बोल के दिखाया गया था, तो उसको निकाल लें तो सिक्वेंशली प्रॉफिट में ग्रोथ है। मार्जिन्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब ये 17% के मार्जिन्स क्या आप कंटिन्यूसली आगे आने वाली तिमाहियों में होल्ड कर पाएंगे? देखिए, हमारी मार्जिन सब रॉ मटेरियल प्राइस पर डिपेंड होती है, और लास्ट 3-4 महीने में रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है। क्रूड ऑयल की वजह से डेरिवेटिव्स बढ़ चुके हैं। TiO2 जो हमारा एक इंपॉर्टेंट आइटम है वो 30% के करीब बढ़ चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो 2-3 महीने में 12 से 13% की कॉस्ट इंक्रीज हुई है। इसमें से पार्शियली कॉस्ट इंक्रीज हम लोगों ने पास ऑन कर दी है। इन केस ऑफ डेकोरेटिव बिजनेस मार्च महीने में हमने 2.5% की प्राइस इंक्रीज की थी। मई महीने में हमने एक और प्राइस इंक्रीज अनाउंस किया है। तो जहां तक डेकोरेटिव बिजनेस सवाल है वो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेंगे। जो ऑटो और इंडस्ट्रियल सेगमेंट है जहां पे पास ऑन करने के लिए समय लगता है, जहां पे डिस्कशन करना पड़ता है, तो वो डिस्कशन करके हम लोग पास ऑन करेंगे, और अगर हम लोग पास ऑन कर पाए तो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे। ओके, ये भी बताइए सर, डेकोरेटिव सेगमेंट में खासकर आपकी किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ है, क्योंकि बीते क्वार्टर में मेरे ख्याल में 9% थी, इस बारी क्या इसको आप बेहतर कर पाए हैं? ये क्वार्टर डेकोरेटिव बिजनेस के लिए अच्छा रहा है। बीते क्वार्टर में थोड़ा सा डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट भी हुआ था, तो ये क्वार्टर में हमारी वॉल्यूम ग्रोथ इनफैक्ट सारी डेकोरेटिव की वजह से आई है। इंडस्ट्रियल की वर्चुअली फ्लैट ग्रोथ हुई है, हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ जरूर इंडस्ट्रियल में हुई है, लेकिन अगर ऑटो के नंबर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर पैसेंजर कार को छोड़ के खराब था। सो ऑटो और इंडस्ट्रियल के नंबर फ्लैटिश से हैं। सो इंटायर ग्रोथ हमारी कम से कम 17-18% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, वो हम सिर्फ डेकोरेटिव बिजनेस की वजह से आई है। ओवरऑल ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ ये क्वार्टर के लिए हमारा 14 से 15% हुआ है। फिर अब इस साल के लिए क्या आउटलुक रहेगा, किस तरह की ग्रोथ वॉल्यूम्स में और प्रॉफिट के फ्रंट पर आप आगे डिलीवर कर पाएंगे? डेकोरेटिव बिजनेस जहां तक हमारा मानना है कि डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली देगा। इंडस्ट्रियल और ऑटो बिजनेस है जहां पे हम लोग लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन डेकोरेटिव में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि वहां पे हम लोग पास ऑन कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल में समय लगेगा पास ऑन करने के लिए। और अगर आई सेड कि अगर हम लोग ये सब कर पाए तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम इसे मेंटेन कर पाए। ओके, भरूका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और कार्यक्रम में हमारे साथ तब बाजार के एक और एक्सपर्ट निपुण मेहता भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले रजत आपसे राय लेना चाहेंगे। एविएशन स्टॉक्स पे तेज उछाल आ रहा है, स्पाइस जेट और इंडिगो, इन सभी में क्या चुनेंगे आप? इसमें मोमेंटम सबसे ज्यादा इंडिगो में रहता है, उसी को चुनना चाहिए, क्योंकि वो आज के दिन अभी 1123 पर चल रहा है। ये 1130 क्रॉस करने के बाद में 1150 तक ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन जो पुरानी कुछ दिनों पहले जो हाई बनाया था करीबन 1168 रुपया 70 पैसा का, उसको पार करके ऊपर सस्टेन करेगा वो कि नहीं, वो देखना चाहिए, क्योंकि वो सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ओके, इस बीच एक स्टॉक देखिए, भारत वायर रोप्स, यहां पर अचानक मुझे दिख रहा है निफ्टी पे करीब 28-29 लाख शेयर्स का एक ट्रेड होता हुआ। सुबह से 5-6 लाख का टर्नओवर था, और अचानक से यहां पर हम इतना बड़ा ट्रेड देख रहे हैं, और देखिए तेजी से वो स्टॉक गिरा भी है दरअसल इस ट्रेड के चलते, और अब फिर से संभलने की कोशिश में है। प्रकाश, नजर रखते हैं क्या स्टॉक पे?
हाँ, मतलब बहुत ज्यादा हिस्ट्री रही नहीं है इस स्टॉक की। पिछले साल जब आईपीओ आया उसके बाद से थोड़ा समझ आना शुरू हुआ है। इसमें कुछ समय पहले मैनेजमेंट ने ये समझाया था कि हम अब रॉ मटेरियल का एडवांटेज लेके, लो रॉ मटेरियल कॉस्ट का, हम चाइना को भी वायर रोप्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो सबसे पहले बहुत बड़ा एक्सपोर्टर खुद था। तो ये इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ आके समझाई थी कि है, बट अभी तक नंबर्स में कोई इस टाइप की इम्प्रूवमेंट या मतलब इस टाइप की सेलियंस दिखी नहीं है। सो आई थिंक वी वुड हैव टू सी दैट, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीजें हो रही हैं कंपनी के परफॉर्मेंस में, ऑपरेशंस को लेके, तो उनको नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने के बाद ही समझ आएगा। तो थोड़ा और भी डीपली इसको रिसर्च किया जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव अ व्यू ऑन इट। तो देखने वाली बात यह होगी कि ये जो ट्रेड हुआ है करीब 30 लाख शेयर्स का, बाजार बंद होने के बाद पता लगेगा कि क्या किसी बड़े खिलाड़ी ने पोजीशन ली है, कौन खरीदार और बिकवाल है, वो शायद कल का इस स्टॉक का ट्रेंड तय करेंगे। आज हम सिर्फ आपको अलर्ट कर रहे हैं, इस जानकारी पर नजर रखिएगा। निपुण मेहता हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। निपुण, स्वागत है आपका। बाजार तुम देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव बना है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है, हालांकि ओवरऑल मूड पॉजिटिव है। क्या मानते हैं आप कि ये एक मौका है नई पोजीशन, नई खरीदारी लगातार करने का? गुड आफ्टरनून। आई थिंक बाजार एक कुछ हद तक अनसर्टन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। वैल्यूएशंस कुछ हद तक स्ट्रेच लग रहे हैं। मार्च 19 के वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं भी एक लोअर ग्रोथ का इंडिकेशन हम देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो जाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर मार्च 19। 15 to 18% जनरली ग्रोथ प्रोजेक्शन है। इसमें कहीं भी एक स्लोडाउन अगर दिखे तो इसमें एक हम पोटेंशियली करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन आई थिंक ओवरऑल बोथ ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मार्केट उसी नर्वसनेस को प्रोजेक्ट कर रहा है। इस हफ्ते फेड की मीट है, उसमें किस तरह के ब्याज के दर के इंडिकेशन आते हैं ये देखेंगे। फ्रेंच इलेक्शंस में के सेकंड स्टेज में किस तरह से इंडिकेशन आते हैं उस पर नजर रहेगी। डोमेस्टिक रिजल्ट्स में एटलीस्ट इनिशियल सेट जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं, आगे जाके किस तरह से आते हैं। तो मार्केट एक नर्वसनेस में एट हायर लेवल्स जरूर है। आई थिंक अपॉर्चुनिटी अलग अलग सेगमेंट में जरूर है, और अभी भी इवन एट दीज वैल्यूएशंस एक जहां पे भी एक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी है वहां आगे जाके भी देखना चाहिए। हम एज एन एग्जांपल देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से मूवमेंट हमने देखी है, ये क्लियर indication of future visibility of earnings, future visibility of profitability, and indication of better asset quality, ये क्लियरली प्रोजेक्ट हो रहा है। हमने क्लियर री-रेटिंग देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। वहां पर कुछ ऑडियो दिक्कतें होती हुई, लेकिन रिजल्ट्स पर ही फोकस रखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, ये कंपनी अपने नतीजे कल पोस्ट करने वाली है, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस तिमाही से? हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए। वरुण, बताइए। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे थोड़े कमजोर रहेंगे। एनपीएस कुछ बढ़ सकते हैं, पिछले क्वार्टर में भी आपने देखा था ये बढ़े थे, इस क्वार्टर में भी शायद वहां बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। वहीं स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग जो है वो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे रह सकती है। स्ट्रीट पे काफी सारे एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि बैंक की जो स्लिपेजेस है वो करीब 6,500 करोड़ से 7,000 करोड़ के आसपास रह सकते हैं। वहीं बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो जैन में जी वरुण। हाँ, जैन में दरअसल इस बैंक ने कुछ रेट कट्स लिए थे, जिसके कारण इस बैंक की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी इस बार कहीं ना कहीं गिरावट देखने की उम्मीद है। वहीं बैंक के बाकी नंबर्स की बात करें तो एनआईएस में अगर आप देखें तो वो फ्लैट रहेंगे। बैंक के नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो वहां करीब 200% के आसपास का आपको जंप देखने मिलेगा। लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में एक एडजस्टमेंट था 3,600 करोड़ का, अगर उसे निकाल दे तो बैंक की जो मुनाफा है उसमें भी ज्यादा बढ़ोतरी की यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पे ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर लोन ग्रोथ और स्ट्रेस एसेट्स पे मैनेजमेंट क्या कहता है इस बार, उस पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि एनपीए लेवल्स इस बार भी बढ़ सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में कमेंट्री पर तो नजर रहेगी, और ये स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर के दौरान लगातार एक सीमित दायरे में घूमता रहा है। इनफैक्ट करीबन 250 से 300 रुपए के रेंज में घूमते हुए इसने काफी वक्त निकाल दिया है। नतीजों के पहले रजत, आपको क्या लगता है आईसीआईसीआई बैंक में किस तरह की पोजीशन है ट्रेडर्स की? इसमें देखिए, पोजीशंस
सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल है, क्योंकि नेट आपको कुछ खास पोजीशन बिल्डअप लॉन्ग साइड में भी नहीं दिख रहा है, और ये बहुत बार लोगों ने उम्मीद किया है कि नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन उतना नीचे ये जाता नहीं है, तो इसलिए इसमें कुछ डायरेक्शनलिटी मिलना मुश्किल है। 300 के ऊपर ब्रेकआउट की उम्मीद तो बहुत बार कर चुके हैं लोग, वो होता नहीं है, और जैसा कि 265 के नीचे जाके सस्टेन करेगा वो भी नहीं होता है। तो बेस्ट इज टू अप्लाई बाय वीकनेस सेल स्ट्रेंथ। आप 290 के ऊपर जाए तो इसको बेच के खेलिए, 300 के ऊपर में स्टॉप लगा के नीचे 275 से 265 के बीच में जब आए तो कवर कर लीजिए, फिर से उल्टा लॉन्ग हो जाइए। इस तरीके से अगर खेल पाए तो अच्छा है, नहीं तो मेरी तरह आप इन्वेस्ट करके बैठे रहे। लॉन्ग टर्म निवेश इनफैक्ट रजत ने इस स्टॉक में लिया हुआ है, लेकिन कुछ और काउंटर्स जो एक्टिव होते दिखाई दिए हैं आज के सत्र में, उस पर भी एक प्राय निपुण आपकी लेना चाहेंगे, क्योंकि हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आज हम देख रहे हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5% की तेजी दिखाता हुआ, बाकी छोटे प्लेयर्स में भी काफी ज्यादा ट्रैक्शन है। आपको क्या लग रहा है कि ये एक स्पेस है जहां पर आगे और भी तेजी बनती दिखाई देगी, पैसा कमिट करना चाहिए? हर्षिता, ये एक सेगमेंट है जहां पे हमने क्लियर री रेटिंग देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। जिस तरह से मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत टॉप लाइन ग्रोथ के और प्रॉफिटेबिलिटी के, एसेट क्वालिटी के, इससे क्लियर इंडिकेशन है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में इनमें कंटिन्यूड ग्रोथ रहेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग का जिस तरह से स्ट्रेस है और वो एक ग्रेजुअल कंट्रीब्यूशन आ रहा है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, ये एक इंडिकेशन है कि आगे जाके ग्रोथ विजिबिलिटी इसमें है। सो इवन दो दे आर एट रिलेटिवली स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन, अगर प्राइस टू बुक देखें तो काफी स्ट्रेच लग रही है इन कंपैरिजन टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, लेकिन जिस तरह से आगे भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, जिस तरह से इंडिविजुअल्स को लेंड करते हुए एसेट क्वालिटी मेंटेन रही है, गिवन दैट फैक्ट आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आगे भी जाके हम जूस देखेंगे, क्लियरली ग्रोथ देखेंगे, और एक इवन पोटेंशियली एट दीज हायर वैल्यूएशंस आगे जाके अपवर्ड मोमेंटम देखेंगे। जो इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है आज, आप देखिए HDFC, DHFL, कैनफिन होम्स, इन सभी में, इवन LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन सभी में आज नए हाइज बने हैं, और ये नए हाइज लगातार बने हैं इनमें, लेकिन आज के दिन ये सभी फिर से अपने नए हाइज पर पहुंचे। तो आज इस सेगमेंट में जबरदस्त इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और तेज उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई एक स्टॉक चुनना हो प्रकाश, कैनफिन होम्स आपका फेवरेट रहा है, लेकिन काफी चल चुका है। हाँ, अभी तो थोड़ा सा मुझे लगता है धीरे धीरे हेडरूम फॉर ग्रोथ कम होते जाएगा, बट DHFL आई थिंक इज स्टिल गॉट इनफ हेडरूम, क्योंकि ये आज जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, जो मूव देख रहे हैं, ये रेरा के आने के बाद एक उम्मीद बनी है कि हाउसिंग फाइनेंस में ड्वेलर या कंज्यूमर सेगमेंट, ना कि निवेशक इन्वेस्ट करना ज्यादा शुरू करेंगे, और जब जब वो होता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बोलबाला होता ही है। आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हाउसिंग फाइनेंस इंडिया में बहुत चल सकता है आगे, जैसे बजाज फाइनेंस से ये प्रूव किया, कंज्यूमर फाइनेंस में आप छोटी चीजों में भी फंडिंग करके बड़ी बुक बना सकते हैं, वैसे हाउसिंग फाइनेंस में भी एडवांटेज मिलेगा। तो आई वुड प्रेफर DHFL। उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स इनके अगले 2-3 साल तक आते रहेंगे। DHFL ऑफ कोर्स कल इसके भी नंबर्स आने हैं, उस लिहाज से भी एक्शन में है काउंटर। देखेंगे यहां से आगे किस तरह का परफॉर्मेंस। फिलहाल 4.5% की तेजी बनती हुई। कई ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें हमने देखा पिछले 15-20 मिनटों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, उस पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं ST-BT या BTST। हमारे जानकारों की क्या राय लेकर बन रही है, ये अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। सबसे पहले वैशाली पारेख कह रही हैं रिलायंस इंफ्रा में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 620 इनका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 595 पर लगाने की सलाह है। इसके अलावा वैशाली के रेडार पर REC भी है, 216 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन लीजिए और स्टॉप लॉस 209 पर रखें। जय ठक्कर आनंद राठी के बाई कॉल दे रहे हैं PC ज्वेलर्स। फ्यूचर्स पे स्टॉप लॉस 421, टारगेट 439। BPCL फ्यूचर्स पे भी जय बाई कॉल दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 731, टारगेट 760 पे लगाने की राय है। रजत, आपके BTST? मेरा भी 2 बाई कॉल है। एक तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है HDFC, इसमें 1564 रुपया 90 पैसा को स्टॉप लॉस लगाइए, 1620 से लेकर 1634 तक टारगेट मान के चलिए। 2 दिन का कॉल है, मतलब आज
तो ऑलरेडी खत्म हो ही रहा है, कल अंत तक ऊपर में चलने की उम्मीद करता हूँ। टाइटन 473 रुपया 40 पैसा के नीचे स्टॉप लगाइए, 491, 497 ये दोनों टारगेट है। और हाउसिंग फाइनेंस में मेरा सबसे फेवरेट है DHFL, वो 453 रुपया क्रॉस कर जाने के बाद में उसमें 12 से लेके 20 रुपया आगे भागने की अच्छी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कल रिजल्ट है इसीलिए आज हम इसको BTST नहीं करने का सलाह देंगे। ओके, कुछ स्टॉक्स लेकिन प्रदीप जो एक्टिव हो रहे हैं उस पर एक नजर डालेंगे, और उससे पहले संदीप आपकी मैं BTST कॉल्स ले लेती हूँ। क्या चुन रहे हैं आप? संदीप, BTST STBT क्या चुना है? नहीं लगता है वहां पर संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन गोदरेज इनके रेडार पर, इनफैक्ट इस पर मेरी भी नजर गई थी। 3% की तेजी, 558 के आसपास ट्रेड करता, टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन लीजिए। 545 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसके अलावा DCB पर भी काफी बुलिश है, 7% का उछाल आ चुका है, लेकिन 203 का टारगेट अब दे रहे हैं और 194 का स्टॉप लॉस। गोदरेज इंडस्ट्रीज जो इन्होंने बताया है ये भी अपने लाइफ टाइम हाई पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और 2.5 लाख शेयर्स तो अभी ट्रेड हुए हैं। पूरे दिन में 5 लाख में से आधा वॉल्यूम तो अभी आया है, और इसी उछाल के साथ वागले साहब ने इसको बिल्कुल कैच किया है। इनफैक्ट ऐसे कई और काउंटर्स हैं, अपोलो टायर्स जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे करके निचले लेवल से ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी खरीदारी आई है। टायर स्टॉक्स प्रकाश, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो अपोलो टायर्स बहुत बढ़िया है। अभी आई मीन BTST करो आप, पोजिशनल कॉल लो, जैसे भी है, बट लॉन्ग टर्म में अगर कुछ करना है तो आई थिंक TVS श्री चक्रा इज थोड़ा महंगा लगता है, कम नाम सुनते हैं हम लोग, बट मुझे लगता है अभी भी वहां पे जगह है, गुंजाइश है। ये बार बार एंटी डंपिंग ड्यूटी की रूमर्स चलती रहती हैं टायर में, नहीं, पर अभी जो बढ़त आनी बाकी है वो इसलिए है कि इनके रॉ मटेरियल जो एक्सपेक्टेड था कि क्रूड बढ़ने से होगा वो हुआ नहीं है, तो वो डिस्काउंटेड था। इन्होंने तो भाव भी एक्चुअली तेज ही रखे हैं, किसी ने भाव वो किए नहीं है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी की तो जरूरत ही नहीं इन लोगों को एक्चुअली। सो उस लिहाज से सारा प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ये आंकड़ा दिखना शुरू हो जाएगा, खास करके जिनका स्केल अच्छा खासा है, अपोलो, MRF, इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं इनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनफैक्ट जो टायर डीलर्स हैं उन्होंने अलग से सरकार से शिकायत कर रखी है कि भाव कम नहीं होते। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि डंपिंग की वजह से इनको नुकसान हो रहा है, इनके मार्जिन पे भी कोई असर नहीं पड़ा है, तो ये यानी वो रिस्क नहीं है। फिर आप अगर आज ले रहे हैं और एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं भी आई तो भी ये अपनी चाल से चल रहे हैं, और यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद पूरी तरह से बरकरार रहेगी। कई और काउंटर्स हैं जिनमें थोड़ा सा ट्रैक्शन अब आया है। अब आप MRF पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस पर भी नजर डालिए। लेकिन ये जो दिग्गज हैं, खासकर टेक्नोलॉजी मेजर्स में जो थोड़ा सा इंटरेस्ट अब उभर कर आ रहा है, TCS, इन्फोसिस का थोड़ा सा साथ मिला है, विप्रो में खरीदारी एबरेशन है, या फिर निपुण आप सोचेंगे यहाँ पर पैसे लगाने के बारे में? अब जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, आई थिंक ये सब दिग्गज कंपनियों में, IT कंपनीज में एक टॉप लाइन ग्रोथ का डबल डिजिट पहुंचने में मुश्किल आएगी FY18 में, ये तो क्लियरली इंडिकेशंस हो रहे हैं। वीजा रिलेटेड हो या फिर प्रोडक्ट रिलेटेड हो, आई थिंक क्लियरली हेडविंड्स हैं। जो भी हमने डाउनसाइड रिस्ट्रिक्टेड देखा है वो इसी कारण से कि ये सब दिग्गज कंपनियों ने आइदर बड़े डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं, या फिर बायबैक अनाउंस किया है, या फिर बोनस अनाउंस किया हुआ है, या फिर टू एन एक्सटेंट इंप्रूव्ड कैश यूटिलाइजेशन है, उसकी वजह से एक हमने डाउनसाइड प्रोटेक्टेड देखा है। लेकिन अपसाइड अगर देखें तो अभी भी हमारी समझ से थोड़ा दूर है। एक बॉटमिंग आउट जरूर हो चुका है, लेकिन टू एडजस्ट टू रिवाइज्ड रेगुलेशंस US में जो भी हैं उसके लिए थोड़ा कुछ समय लग सकता है, और एक वापस क्लोजर टू 15% ग्रोथ आने में अभी भी कुछ समय लग सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में आई थिंक IT में अगर एक्सपोजर लेना हो तो मिड साइज IT कंपनीज में फिर भी इन कंपैरिजन बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बिटवीन द टू आई थिंक लार्जर IT कंपनीज से कुछ समय तक अभी भी दूर रहना चाहिए। एटलीस्ट डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड मूव अभी भी लार्ज साइज IT कंपनीज में नहीं लग रहा है। वो अपॉर्चुनिटी मिड साइज कंपनीज में जरूर लग रही है। ओके,
अब देखिए, बाहुबली का असर आज तो ज्यादातर शेयरों से गायब होता हुआ नजर आया है और इनफैक्ट मुनाफा वसूली देखी गई है तमाम स्टॉक्स में। लेकिन इरोज इंटरनेशनल, ये स्टॉक अगर आप देखें निचले स्तरों पे बाइंग दिखाई दी है आज और अच्छे वॉल्यूम जाते जाते भी देखने को मिल रहा है। कुछ हाल इस वक्त भी आप देखेंगे जिनके हाइस पर ये बड़ा करेक्शन दिखा चुका है, लेकिन रजत करीब 310 से ये गिरना शुरू हुआ था, तकरीबन 100 रुपए की पूरी गिरावट के बाद अब आज ये रिवर्सल के संकेत हैं, क्या लगता है? आपने ये पब्लिकली डिस्कस करके एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खत्म कर दिया है। ये आपका डिस्क्लोजर है रजत? डिस्क्लोजर तो नहीं है, ये हम अभी देख रहा था, कॉल देने के लिए सोच भी रहा था, लेकिन आपका बोलते हुए वो अभी सोच लिया कि इसको हाथ लगाना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक मॉर्निंग स्टार जैसा फॉर्मेशन हो रहा है जोक सपाट, जो कि इनिशियल इंडिकेशन दे रहे हैं कि इसमें एक रिवर्सल डेफिनेटली होने वाला है। और आज के दिन वॉल्यूम जो है वो पिछले 3 दिन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सो दैट गिव्स यू सम कॉन्फिडेंस कि इसमें एक रिवर्सल दिख रहा है। इस रिवर्सल में पहला टारगेट आपका होना चाहिए 240 रुपया, उसके बाद में ऊपर चले तो ये 250 भी पार कर सकता है। बट आज के दिन खरीदारी करेंगे तो आज का जो लो है 194 का, उसी को ही आपको स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा। अगर वो आप स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे तो आपको 215 के नीचे एक स्टॉप लगाइए, लेकिन उसके आगे उसके ऊपर कोई स्टॉप बनता ही नहीं है। ओके, इरोस एक एक्टिव प्ले, 4.5% की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। HDFC में हमने देखा है बहुत ही स्मार्ट मूव देखने को मिली है, 1583 के लेवल्स आ चुके हैं। इस पर संदीप आगले आपकी क्या सलाह होगी? 3% का उछाल, जाते जाते कोई ट्रेड? हर्षदा, ये एक्चुअली ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। अगर आप इसको लेके खड़े रहे तो मेरा बहुत लंबा टारगेट है। इमीडिएटली मैं 1700 टू 1750 की बात करूंगा पोजिशनल व्यू पे, और मुझे लगता है ये इसमें 1530 का स्टॉप लॉस रख के 50 रुपए का रिस्क लेके 100-150 रुपए का अगले 1-2 महीने में काम कर सकते हैं, वो वाला स्टॉक है। और मेरा ये इधर डिस्क्लोजर रहेगा कि ये मेरे और मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है। ओके, तो सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए ऐसा स्टॉक है। अगर नहीं है तो किसी भी गिरावट पे जरूर लेने की राय होगी, ये हमारे सभी एक्सपर्ट्स कहेंगे। लेकिन एक जो नया ऑप्शन आ रहा है आपके पास निवेश का, निपुण अगर आपने इस पर नजर डाली हो, IRB का इनविट कल से ओपन होगा, 10 लाख रुपए कम से कम निवेश करने होंगे जहां तक मैंने जानकारी देखी है। लेकिन HNI इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्या राय बनती है आपकी? बिल्कुल प्रदीप, आई थिंक इनविट एक नया इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट HNI इन्वेस्टर्स के लिए जरूर आया है। ऑन द वन साइड कंपनी के लिए या फिर टू एन एक्सटेंट बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बेनिफिट जरूर है। कंपनी को एक अलग तरह से फंडिंग मिल जाता है। बैंक्स को कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर में से रीपेमेंट अगर आता है, जो हमने जनरली बहुत कम देखा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन इन द सेक्टर फॉर सिंस सम टाइम। तो इस तरह का जो अगर फंड रेजिंग होता है HNIs के पास से या फिर म्यूचुअल फंड्स के पास से, तो एक नया इंस्ट्रूमेंट जरूर हो जाता है। HNIs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब तक डेट का ऑप्शन था, उसमें ग्रेजुअली लोअर रिटर्न्स हमने देखे हैं, वेदर इट इज डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर डिबेंचर्स हों, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हों, ये सब में एक ग्रेजुअली रिड्यूसिंग रिटर्न्स हमने देखे हैं। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में अगर एनीवेयर फ्रॉम 10 to 11% अगर रिटर्न मिलता है तो HNIs के लिए क्लियरली एक नई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, विद एन ऑप्शन की विद एन अपॉर्चुनिटी की टुवर्ड्स द एंड कुछ हद तक शायद कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिले। सो आई थिंक इट्स जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स की जरूरत है, क्लोज टू एनीवेयर फ्रॉम 300 to 400 बिलियन डॉलर्स, उस तरह से शायद हम बहुत ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और आगे आते हुए देखेंगे। ऑलरेडी देयर आर 3 more lined up. So for sure, I think not just for companies raising funds for the banking sector, but also for HNIs, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके, शुक्रिया निपुण आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। IRB पे भी एक बार नजर डाल दें, इसका किस हद तक फायदा इसको मिल रहा है। एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है आज, और इनफैक्ट जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि सितंबर के हाईज इसने निकाले हैं। क्या नए हाईज बनते हुए नजर आए हैं IRB इंफ्रा पे? रजत, चार्ट्स क्या कहते हैं?
देखिए, ये आई थिंक 18 तारीख के दिन एक हाई बना था 271 रुपया 65 पैसा। कल के दिन अगर वो पार कर जाए तो नया हाई शायद इस साल का बन जाएगा। अभी 267 रुपया में चल रहा है और ये पैराबोलिक राइज दिखा रहे हैं। पैराबोलिक राइज में थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना चाहिए अगर आपने ट्रेड कर रहा है तो, क्योंकि इसमें से जब गिरावट होता है वो जैसा 18 तारीख के दिन बहुत लंबा वाइड रेंजिंग डे था वैसा ही फिर से एक बार होने वाला है, तो थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए। ऊपर में 272 का रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे सपोर्ट जो है वो 264 पे आएगा। ओके, तो इस स्टॉक पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। कल चूंकि इन्विट खुलेगा तो उसके बाद आपको यहां पर कुछ हद तक एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। जाते जाते फिलहाल देखें किन और स्टॉक्स पे हमने एक्शन आज के दिन होते हुए देखा है। आप देख सकते हैं गोदरेज में और वॉल्यूम बनते हुए नजर आ रहा है। सीएट अपोलो टायर के साथ साथ तेजी में शामिल होता हुआ यहां पर जाते जाते लोगों ने खरीदारी की है। इसके अलावा कम ही काउंटर्स है लेकिन जेके टायर भी चलिए इस लिस्ट में शामिल होता हुआ, तो ये एक सेक्टर पूरी तरह से आज का बीटीएसटी सेक्टर दिखाई दे रहा है जहां लोग जाते जाते पोजीशन ले गए हैं। हाउसिंग फाइनेंस दूसरा सेक्टर है जहां पर लोगों ने जाते जाते पोजीशंस ली है फिलहाल। तो ये अब तक की स्थिति। आज का कारोबार पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी। बैंक निफ्टी को अभी नुकसान है। मिड कैप में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और मिड कैप इंडेक्स अब तकरीबन आधे से 0.25% की तेजी दिखा रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर आप नजर डालें तो यहां पर मिड कैप्स में भी अभी मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी जरूर निचले स्तरों से बनती हुई नजर आई है। नतीजों के लिहाज से कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा और यहां पर छोटे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में आप देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन एक तो शेयर है, दूसरा है एक्सेलिया काले और एक है एल&टी टेक्नोलॉजी। इनके नतीजे आने वाले हैं और ये कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट प्रकाश, क्या आपकी इनमें से किसी पर नजर है? एक्सेलिया काले, इंटेलेक्ट डिजाइन या एल&टी टेक्नोलॉजीज? इनमें तीनों पे नजर तो है बट निवेश की कोई सलाह नहीं है। इनफैक्ट इस स्पेस में थोड़ा सा बहुत ही संभल के, जैसे निपुण ने भी कहा कि है अपॉर्चुनिटी है और बहुत वाइड रेंज है। हर एक का बिजनेस मॉडल इतना यूनिकली अलग है कि आप दो को कंपेयर कर नहीं सकते। एक डेटा मैट्रिक्स करके कुछ समय पहले मैंने इसका चयन किया था आईटी के उसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये इसको देखा जा सकता है फ्रॉम टर्न अराउंड पर्सपेक्टिव। यहाँ पे कुछ गुंजाइश लग रही है इंप्रूवमेंट की और उसका री रेटिंग जो है वो स्टॉक का भी हो सकता है। ओके, तो आज का कारोबार अब आखिरी मिनटों में आपको बताएं। एम्फेसिस एक और स्टॉक है जहां पर आज हमने जाते जाते खरीदारी देखी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आखिरी मिनटों में और तेजी बनती हुई नजर आई और काफी सारे स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जो ये 52 वीक हाई पे बंद हो रहे हैं। सीएट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कैनफिन होम्स, फिलिप्स कार्बन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इसके अलावा इंडिया बुल्स हाउसिंग, अंसल हाउसिंग, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। अंसल नहीं लेकिन डीसीबी बैंक है जो नए 52 वीक हाई पर आज बंद होता हुआ नजर आ रहा है। डीसीएम श्रीराम जबरदस्त नतीजे आए हैं और काफी वक्त के बाद यहां पर एक्शन दिखाई दिया है। नए 52 वीक हाई पे कोकुयू कैमलिन भी बंद होता हुआ आज और फैक्ट फर्टिलाइजर स्टॉक 17% ऊपर नए 52 वीक हाई पे ये भी बंद हो रहा है। इनफैक्ट बहुत लंबी लिस्ट है आज। जी हाँ, काफी ज्यादा एक्शन। अंत मिड कैप इंडेक्स का 100 पॉइंट ऊपर हुआ है 112 अंकों की बढ़त पर और साथ ही साथ सेंसेक्स एकदम सपाट 30,000 को चूकता हुआ 29,913 के आसपास दिन की समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। निफ्टी कोशिश कर रहा है 9,300 के ऊपर टिक पाने की, तो आखिरी सेकंड्स में आप देखेंगे 10-12 अंकों की बढ़त पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बैंक निफ्टी में भी हमने देखा एक अच्छी रिकवरी आई है। बाजार बंद होते होते ये इंडेक्स के जो एक्टिव काउंटर्स रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक में हमने देखा थोड़ी सी खरीदारी बढ़ती हुई। छोटे बैंक तो वैसे भी एक्टिव थे ही। डीसीबी कर्नाटका की प्रदीप बात कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से कुछ सहारा मिलता हुआ। इंडसइंड बैंक, येस बैंक में हमने देखा थोड़ा सा ट्रैक्शन आया है बाजार बंद होते होते। लेकिन दिग्गजों में ऑफकोर्स ऑयल एंड गैस में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनका बड़ा योगदान था आज के मूव में। बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी में भी हम देख रहे हैं काफी सपोर्ट बनता हुआ। तो ये फिलहाल दिन की समाप्ति है। सेंसेक्स भले ही 30,000 के नीचे जाकर टिका हो, लेकिन निफ्टी ने 9,300 के लेवल को होल्ड करने में कामयाबी दिखाई है और मिड कैप इंडेक्स में आखिरी एक घंटे में फिर निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी आई और इस 100 पॉइंट ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। संदीप, 9,300 को होल्ड करना आई एम श्योर इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल की क्या तैयारी रहेगी?
इंडेक्स पर फोकस करेंगे या फिर आज फिर जैसे हमने देखा कई ऐसे काउंटर्स थे जिनमें काफी तगड़ी चाल देखने को मिली, वैसी ही स्ट्रैटेजी बनाएं? हर्षद आप मुझसे पूछ रही है? जी हर्षद, 9300 होल्ड करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगले लास्ट 2 दिन से कहते आ रहा हूँ कि जब तक 9300 के नीचे क्लोज नहीं होता है निफ्टी में वीकनेस नहीं है, और मैं समझता हूँ कि कल अपसाइड देखने को मिलेगा 9370 के मेरे टारगेट्स है। लेकिन आपने जो कहा वो उससे मैं एग्री करता हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज्यादा मूव्स या मोमेंटम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसे आज का दिन तो चलिए ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। कल थोड़ा टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि एक तो आईसीआईसीआई के नतीजे भी मार्केट के बाद आने वाले हैं, तो कल वो अनिश्चितता रहेगी। दूसरे फेड की मीटिंग का भी रिजल्ट आएगा, तो आज तो हम मार्केट को ठीक ठाक सेटल होते हुए देख रहे हैं। कल की क्लोजिंग अगर मजबूती के साथ थामे रख पाए, जैसे कि वागले साहब देखना चाहते हैं, तो फिर शायद वाकई में बुल्स हावी हैं ये साबित होगा। लेकिन वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब आपका। प्रकाश और रजत, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं स्टॉक 2020 का रिजल्ट। तो आशीष और नीरज के बीच हुआ था आज का मैच, और आशीष लंबी छुट्टी के बाद तरोताजा होकर वापस लौटे और पहले मैच में बाजी मारी है इन्होंने 3.25% के रिटर्न के साथ। आगे देखें कौन से थे आज के इनके जैकपॉट्स। मोरिपन लैब जबरदस्त टर्न अराउंड यहां पर दिखाई दिया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी शॉर्ट भी किया, टीसीएम श्रीराम और मैन इंडस्ट्रीज। तो 4 में से 3 स्टॉक्स तो शानदार नतीजों के दम पे बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देते हुए। जीएनएफसी, एस्कॉर्ट्स और कर्ल फेरस और रेमंड, ये है वो स्टॉक जिन पर नीरज ने आज अच्छी कमाई की है। और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आज के दिन क्या बढ़ा और क्या गिरा है, इस सबका रिकैप आपके लिए एक बार फिर लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट टॉप 20 में बने रहिए।